गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा था। आज अपन समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो से बना है और जिसका तात्पर्य होता था व्यापक, ब्रॉड। तो समष्टि अर्थशास्त्र है क्या? ये हमारा इकोनॉमिक्स, सामान्य इकोनॉमिक्स, उसकी एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच कौन सी थी? व्यष्टि यानी कि माइक्रो। तो अर्थशास्त्र की, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है, यहाँ पर जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण समूह है, उस समूह से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में हम सूक्ष्म इकाई का अध्ययन करते थे, इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते थे, जबकि समष्टि में हम पूरे ग्रुप का अध्ययन करेंगे। इस अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली औसतों का अध्ययन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे इस समष्टि अर्थशास्त्र में उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। फिर भले वो राष्ट्रीय बचत है, कुल विनियोग है, कुल रोजगार है, राष्ट्रीय उत्पादन है, सामान्य कीमत स्तर है, राष्ट्रीय आय है, सभी चीजें जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था या राष्ट्र से संबंधित होती है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। फिर यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये अर्थव्यवस्था के बड़े समूह के औसत या फिर योग। हमें ये ध्यान रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र या तो एवरेज को स्टडी करेगी या फिर उसके एग्रीगेट टोटल को। तो समष्टि अर्थशास्त्र में उनके औसत या योग का अध्ययन किया जाता है। यहाँ प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा बहुत ही ज्यादा सटीक है, जिसको पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। प्रोफेसर बोल्डिंग लिखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन उनके लोगों का अध्ययन करता है। इसका मतलब समष्टि में हम इंडिविजुअल यूनिट का नहीं बल्कि उनके ग्रुप का यानी कि उनके समूह का अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय एक इंडिविजुअल आय हुई और राष्ट्रीय आय संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय हुई। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ये लिखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमत का नहीं बल्कि कीमत स्तर का, और व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करता है। तो कुल मिला के इस परिभाषा में बहुत ही सटीक बात कही है प्रोफेसर बोल्डिंग ने, और वो ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन न करके किसका अध्ययन करता है? समूह का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों से सीमित है और समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समूह का अध्ययन करता है। अब अपन देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आती है। सामान्य मूल्य स्तर का संबंध, इसमें आप मुद्रास्फीति और वो सारे टॉपिक पढ़ते हैं जो आप 12th लेवल तक पढ़कर आए थे। वितरण का समष्टि सिद्धांत, आपको ध्यान होगा तो हमने इससे पूर्व के वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी देखा था साधनों का आवंटन। तो इसमें भी साधनों का आवंटन होता है, लेकिन वो कौन से? समष्टि स्तर पर। आय व रोजगार का सिद्धांत, यह भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। मुद्रा बैंकिंग से सारी चीजें, मुद्रा बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। नियोजन और आर्थिक विकास को भी हम समष्टि के दायरे में ही रखते हैं और इसी के अंदर उन सभी चीजों को पढ़ा जाता है। इसी प्रकार व्यापार चक्र के सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय भी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल है। तो आप देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसके अंदर शामिल की है। इसका मतलब इसका दायरा बहुत ज्यादा विस्तृत है और ऐसे सारे टॉपिक शामिल है जो अर्थव्यवस्था को बहुत ही व्यवहारिक रूप से प्रभावित करते हैं। अब अपन देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। तो अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में सहायक। आपने व्यष्टि विरोधाभास पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि भाई ये फर्म अपना अलग बिहेवियर कर रही है, ये फर्म अलग बिहेवियर है,
ऐसे करके जब हमने अलग अलग फर्म को पढ़ा तो हमें उस फर्म तक ही अपना ज्ञान सीमित रहा, लेकिन समष्टि क्या करती है, उन सभी फर्मों के बिहेवियर को समूह के रूप में देखती है और फिर देखती है कि उसका व्यवहार कैसा है। तो समष्टि की वजह से हमें अर्थव्यवस्था की जो जटिलता है वो समझने में क्या होती है, सहायता। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को ये दूर करता है, क्योंकि हमने इससे पूर्व के वीडियो में देखा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो समूह से संबंधित समस्या है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय है, उनका अध्ययन नहीं कर सकता, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप में अभी हमने देखा है कि ये सब उन चीजों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की लिमिटेशन को भी दूर करता है। आर्थिक नियोजन में सहायक, आर्थिक नियोजन समष्टि की एक विषय वस्तु है, उसके स्कोप में आता है, तो उसकी वजह से ये आर्थिक नियोजन में काफी हेल्पफुल रहता है। उसी प्रकार आर्थिक नीतियां जो पूरे देश से संबंधित होती है, यानी कि पूरे समूह से संबंधित होती है, तो ऐसी स्थिति में समष्टि उनको भी काफी अच्छे से ढंग से नीति निर्माण में सहायक होता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन का अध्ययन, ये इससे पूर्व में भी देखा है कि जब हम कीमत स्तर को पढ़ते हैं, मतलब मुद्रास्फीति को पढ़ते हैं, तो मुद्रास्फीति भी एक समष्टि की विषय वस्तु है और उसकी वजह से हमें कीमत स्तर में जो चेंज आ रहे हैं, तेजी मंदी का भी जो चेंज आ रहा है, उसको भी समझने में हमें समष्टि काफी महत्वपूर्ण सहायक होती है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में जो हमें तेजी मंदी के जो दौर देखने को मिलते हैं, इन दौर को समझने में भी ये जो अलग अलग फेज आती है इकोनॉमी में, तेजी की, मंदी की, तो इनको समझने में भी समष्टि अर्थशास्त्र हमारी काफी सहायता करता है। सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण, चूंकि ये तो पूरे संपूर्ण राष्ट्र संबंधित समस्या है और समूह से संबंधित समस्या है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र उसका भी अध्ययन करता है और उसके समाधान में भी काफी सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय इसी के पार्ट है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन में भी समष्टि काफी सहायक होती है। अब हम ये देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। पहली है जटिल विश्लेषण। आप पूर्व के क्लास में पढ़कर आए होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि व्यष्टि थोड़ा पढ़ने की दृष्टि से सरल है, जबकि समष्टि में हम मतलब टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली क्रिटिकल मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी का नॉलेज आवश्यक है। यदि आपके पास समष्टि की बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं है तो आप इसको समझने में सक्षम नहीं होंगे। जस्ट एग्जांपल जैसे जीडीपी, एनडीपी, इन चीजों को यदि हमें बेसिक अर्थ पता नहीं है तो हम इस चीज को नहीं समझ सकेंगे। समूह के मापन संबंधी समस्या है, जैसा अभी अपन ने पूर्व में डिस्कस किया कि समष्टि पूरे ग्रुप को पढ़ेगी और ग्रुप में क्या दो चीजें पढ़ेगी, या तो इनके एवरेज को देखेगी या इनकी टोटल को देखेगी। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए हमने कोई आंकड़े एकत्रित किए, एक फर्म के आंकड़े तो रुपए में इकट्ठे किए और दूसरी फर्म के आंकड़े डॉलर में किए, तो ऐसी स्थिति में चूंकि उनकी मापन की इकाई अलग अलग है तो उनके निष्कर्ष भी गलत साबित होंगे। इसलिए समूह के मापन संबंधी समस्या हमेशा इसके साथ में रहेगी। व्यक्तिगत इकाइयों का योग पर आधारित भ्रामक निष्कर्ष, जो कि हम पहले ही पढ़कर आते हैं समष्टिगत विरोधाभास के नाम से, कि हर एक फर्म का अलग अलग बिहेवियर है, यदि मैं उसके आधार पर एक जनरलाइज कर लूँ कि सभी फर्में ऐसा ही करेगी तो मेरा निष्कर्ष गलत साबित होगा। और आप समष्टिगत विरोधाभास जैसे कि बचत करना एक अच्छा गुण है व्यक्ति के लिए, लेकिन समाज के लिए हानिकारक साबित हो जाता है। इस प्रकार यदि व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर मैं कोई सामूहिक निर्णय लेता हूं तो वो गलत होने के चांस रहेंगे और उससे भ्रामक निष्कर्ष निकलेगा। समूह के मापन की उपेक्षा, जैसा अभी यहाँ कहा गया कि ये औसत को अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के 70% आए और एक बच्चे के 50, अब एवरेज आएगा 60, इसका मतलब मैं निष्कर्ष दे रहा हूँ कि क्लास का हर एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बच्चा सेकंड डिवीजन और ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन है। तो ये समस्या भी समष्टि में रहती है। समष्टि में चूंकि हम एवरेज को पढ़ते हैं या उसके ओवरऑल टोटल को देखते हैं, तो कई बार हम इनके बीच की जो विभिन्नता होती है उसको देखने में असमर्थ रहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी ब्रीफली इंट्रोडक्शन था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको हम बाद में और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।